हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल लर्निंग विद निकेतन में स्वागत है। आज मैं आपको इस सेशन में लेकर आया हूँ डाइवर्सिटी इन प्लांट किंगडम। जो टॉपिक है यानी कि जैसा कि आपको पता है, मैं अपने डेली ऑडियो सेशन में डाइवर्सिटी इन प्लांट किंगडम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुका हूँ। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं जो अभी तक एग्जाम्स में पूछे गए और इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको बता सकता हूँ वो क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ। मैं आपको 200 प्लस यानी कि 200 से ज़्यादा क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो आज मैं इस वीडियो में आपको ओनली 50 क्वेश्चंस कराऊंगा, 50 क्वेश्चंस कराऊंगा, जो आपको आपके एग्ज़ाम्स क्रैक करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। स्पेशली ये वीडियो मेरा जीआईसी एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि मैं उसी के सिलेबस को फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यस फ्रेंड्स, सो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन आपका, ठीक है, निम्न में से कौन सा क्रिप्टोगैम्स नहीं है। तो आपसे क्रिप्टोगैम्स पूछा है, याद रखिए क्रिप्टोगैम्स। तो क्रिप्टोगैम्स यानी कि शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा को छोड़कर जो क्रिप्टोगैम्स नहीं है वो है आपके आवृतबीजी। तो इसका करेक्ट आंसर है आवृतबीजी। अब हम स्किप करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, पादप जगत के सबसे प्राचीन सदस्य निम्न में से किसे माना जाता है। थैलोफाइट्स को, ब्रायोफाइट्स को, टेरिडोफाइट्स को, जिम्नोस्पर्म्स को। तो देखिए ब्रायोफाइट्स तो बिल्कुल नहीं है, जिम्नोस्पर्म भी नहीं है, टेरिडोफाइट्स भी नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है थैलोफाइट्स। क्योंकि आपको याद हो, मैंने आपको डेली ऑडियो सेशन में ये पूरा टॉपिक कराया है, तो अगर आपने वो वीडियो अच्छे से सुनी है तो डेफिनेटली आप इनके आंसर्स दे पाएंगे। अब हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है, जाति की पहचान करने के लिए सर्वाधिक उपयोगी परंतु प्राय उपयोग में न आने वाला कौन है। संकरण, आकार की, आनुवांशिक पदार्थ, इनमें से कोई नहीं। देखिए क्वेश्चन क्या है, ढंग से देखिए। जाति की पहचान करने के लिए सर्वाधिक उपयोगी यानी सबसे ज़्यादा उपयोग, परंतु प्राय उपयोग में न आने वाला कौन है। आकार की, आनुवांशिक पदार्थ, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं तो बिल्कुल ही गलत है। आकार की और आनुवांशिक पदार्थ तो नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका संकरण। अब हम बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की, जो है आपका एम्ब्रियोफाइटा में सम्मिलित किया जाता है ब्रायोफाइटा को, टेरिडोफाइटा को, स्पर्मेफोटा को और इन सभी को। तो जैसा कि आपको पता है, एम्ब्रियोफाइटा जो है उसमें ये एम्ब्रियोफाइटा के पार्ट हैं ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और स्पर्मेटोफाइटा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इन सभी को। अब हम देखेंगे आपका जो नेक्स्ट प्रश्न है, उसमें आपसे पूछा गया है, वर्गीकरण की आवश्यकता होती है, क्यों होती है। किसी वस्तु को बहुत अधिक संख्या के संबंध में प्रदर्शित करने के लिए, जीवन की विविधता समझने के लिए, जीवधारियों की अधिक उपयुक्त रूप से जानकारी प्राप्त करने के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। तो जैसा कि आपको पता है वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों होती है, सारे के सारे पॉइंट ठीक हैं। किसी भी वस्तु को बहुत अधिक संख्या के संबंध में प्रदर्शित करने के लिए, जीवन की विविधता समझने के लिए, डाइवर्सिटी समझने के लिए, जीवधारियों के अधिक उपयुक्त रूप से जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की, जिसमें हमसे पूछा गया है, पौधे का कृत्रिम वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। तो कृत्रिम वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था। देखिए बैंथम हुकर तो है ही नहीं, एंगलर भी नहीं है, टिप्पो भी नहीं है। करेक्ट आंसर है लिनियस, जो मैं आपको बता चुका हूं। उसके साथ ही आपका जो नेक्स्ट प्रश्न है वो आपसे पूछ रहा है, वर्गीकी विज्ञान का जनक कौन है। वर्गीकी विज्ञान का जनक पूछा है, तो आपका करेक्ट आंसर है लिनियस। ठीक है, इसका आंसर भी आपका लिनियस है। अब हम देखते हैं आपके नेक्स्ट प्रश्न को। ये लिनियस ने लैंगिक पद्धति का कृत्रिम वर्गीकरण अपनी पुस्तक में सन 1753 ईस्वी में दिया था, जिसका नाम क्या था। आपको याद होगा, ये मैंने आपको बता दिया था जो मेरा ऑडियो सेशन था। ठीक है, उस पुस्तक का नाम था स्पीसीज प्लांटेरम। क्या नाम था, स्पीसीज प्लांटेरम। तो इसका करेक्ट आंसर भी बी है, स्पीसीज प्लांटेरम। अब हम देखते हैं आपका नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि जो आपके नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है, वनस्पति विज्ञान का जनक कहलाता है। आई होप ये तो सबको पता ही है, लिनियस, थियोफ्रास्टस, अरस्तु, बेंथम। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है थियोफ्राइटस। ठीक है, जो थियोफ्राइटस हैं वो आपके वनस्पति विज्ञान के जनक हैं।
और उसके अलावा जो हमारा अगला प्रश्न है उसमें हमसे पूछा गया है प्राकृतिक पद्धति का सबसे प्रचलित वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है। लिनियस ने, हचिंस ने, बेंथम तथा हुकर ने, बेसे ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बेंथम तथा हुकर। और बेंथम तथा हुकर जो है इसका क्लासिफिकेशन वर्गीकरण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक बार आप देख लीजिएगा, एक बार उसे पढ़ लीजिएगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मेरे ऑडियो सेशन में मैंने क्लासिफिकेशन करा है, वहाँ दे रखा है, वहाँ से भी उसे प्रिपेयर कर सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो हमसे नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया है वंशों के समूह को जो परस्पर पुष्पी लक्षणों में समानता दिखाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? श्रेणी, वर्ग, कुल, ट्राइब। देखिए दोबारा से देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। वंशों के समूह को जो परस्पर पुष्पी लक्षणों में यानी पुष्पी लक्षणों में समानता दिखाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कुल कहते हैं। ठीक है, श्रेणी तो कहेंगे नहीं, वर्ग कहेंगे नहीं, ट्राइब नहीं कहेंगे, उसे हम कुल कहते हैं। उसके साथ साथ ही जो हमारा अगला प्रश्न है उसमें हमसे पूछा गया है जेनेरा प्लांटेरम पुस्तक किसने लिखी थी? तो जेनेरा प्लांटेरम जो पुस्तक है वो बेंथम और हुकर ने लिखी थी। तो देख रहे हैं अभी तक हमने 3 प्रश्न किए जिनके आंसर बेंथर और हुकर थे। ठीक है, बेंथर और हुकर के द्वारा उनके उत्तर दिए गए हैं। तो एक बार आप बेंथर और हुकर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है ये बॉटनी में जब आप पढ़ेंगे। हमसे नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है स्पीसीज प्लांटेरम और सिस्टेमा नेचुरी पुस्तकों के रचयिता कौन है? ठीक है, तो सिंपल है इसके, वॉलेस, एंगलर, प्रेंटल तो नहीं है, लिनियस है। ठीक है, ये नहीं कि हर किसी में बेंथम होकर लगा दो। इसके जो स्पीसीज प्लांटेरम और जो सिस्टेमा जो नेचुरी बुक्स लिखी गई हैं उनके जो रचयिता हैं वो हैं आपके लिनियस। फाइकोलॉजी अध्ययन है, यानी फाइकोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, किसकी स्टडी होती है फाइकोलॉजी में? शैवाल की। ठीक है, ना फंजाई की होती है, ना आपकी बैक्टीरिया की होती है, यानी कवकों की और जीवाणुओं की तो बिल्कुल नहीं होती, और सभी की तो एक साथ हो ही नहीं सकती। तीनों ऑप्शन गलत है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शैवालों की। अब हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है फाइकोलॉजी के पितामह के रूप में कौन प्रसिद्ध हैं? फाइकोलॉजी के पितामह पूछे गए। देखिए आप याद रखिएगा, फाइकोलॉजी भी एफ से होता है और आपके जो इनके जो फादर हैं फ्रिश, वो भी आपके एफ से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रिश। ठीक है, जो फाइकोलॉजी के पितामह के रूप में प्रसिद्ध हैं वो फ्रिश हैं। ठीक है, अब हम आपके नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी अगला प्रश्न देखते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है शैवालों के वर्गीकरण का आधार होता है। तो शैवालों के वर्गीकरण का जो आधार है, देखिए वर्णकों के प्रकार, कोशिका वृत्ति की प्रकृति, संचित भोज्य पदार्थ की प्रकृति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसका एकदम सही आंसर है। अब आपके हम इसका नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जिसमें हमसे पूछा जा रहा है भारतीय फाइकोलॉजी का पितामह किसे कहा जाता है? देखिए मैंने अभी आपको फाइकोलॉजी का अध्ययन बताया था, फाइकोलॉजी के पितामह भी बताए थे जो फ्रिश थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पूछा गया है भारतीय फाइकोलॉजी। ठीक है, यानी कि इंडियन फाइकोलॉजी के पितामह पूछा गया है। तो देखिए उनके जो इंडियन फाइकोलॉजी है उसके जो पितामह हैं उनका जो करेक्ट आंसर है कहा गया है प्रोफेसर M.O.P. अयंगर को। प्रोफेसर M.O.P. अयंगर को भारतीय फाइकोलॉजी का पितामह कहा गया है। अब हम देखते हैं आपके नेक्स्ट प्रश्न, यानी अगले प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है। यस फ्रेंड्स, इसमें हमसे पूछा गया है निम्न में से किस में गतिशील कोशिकाएं तथा लैंगिक प्रजनन नहीं पाया जाता है? क्लोरोफायरेसी में, मिक्सोफायरेसी में, रोडोफायरेसी में एंड फियोफाइसी में। देखिए इसका आंसर बहुत ही इजी है। इसमें पूछा गया आपसे निम्न में से किस में गतिशील कोशिकाओं तथा लैंगिक प्रजनन नहीं पाया जाता है, यानी कि दो चीज मिक्स हो गई, गतिशील कोशिकाएं और लैंगिक प्रजनन। तो मिक्स से ही आप याद रखिएगा वो नहीं पाया जाता है मिक्सोफाइसी में। ओके, अब हम आपके अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है, यस, अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है पायरेनोइड्स किसके बने होते हैं? तो पायरेनोइड जो होते हैं वो आपके प्रोटीन युक्त केंद्र से जो स्टार्च के पतले आवरण से घिरा रहता है। जो पायरेनोइड्स होते हैं आपके ये प्रोटीन युक्त केंद्र से बने होते हैं और ये जो केंद्र होता है ये स्टार्च के पतले आवरण से घिरा रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। फ्रेंड्स, हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें हमसे पूछा गया है हमें शैवालों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि यह महत्वपूर्ण होते हैं। क्यों होते हैं?
भविष्य में ये मानव भोजन के महत्वपूर्ण तत्व हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता हो मैंने आपको इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बताया है, यानी कि आर्थिक महत्व शैवालों का बताया है, जो ऑडियो सेशन में दे रखा है। एक बार आप जाके प्रीवियस ऑडियोज़ को देख लीजिएगा, अलग से टीजीटी पीजीटी करके मैंने एक ऑडियो सेशन, ऑडियो का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें पड़ा हुआ है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो इसीलिए हमें शैवालों का अध्ययन करना चाहिए कि आने वाले भविष्य में ये मानव भोजन के लिए महत्वपूर्ण तत्व हो सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है कि हेटेरोसिस्ट किस में पाया जाता है, तो हेटेरोसिस्ट जो है क्लोरोफायरेसी में तो पाया नहीं जाता, थियोफाइसी में नहीं पाया जाता। अब बचा बी और डी, इसमें से जो साइनोबैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया में आपके हेटेरोसिस्ट पाया जाता है, जो इसका करेक्ट आंसर है, यानी एकदम सही उत्तर है। अब हम देखते हैं आपके नेक्स्ट प्रश्न में हमसे क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न में हमसे पूछा गया है बायोटेक्नोलॉजिकल अध्ययन में इस शैवाल का सर्वप्रथम शोषण हुआ है, यह प्रोटीन स्रोत की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए दोबारा से सुनिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। बायोटेक्नोलॉजिकल अध्ययन में इस शैवाल का सर्वाधिक शोषण हुआ है, यह प्रोटीन स्रोत की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्या आंसर है? स्पायरोगायरा, स्पाइरुलिना, क्लेमाइडोमोनास, साइटोमिना। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा स्पाइरुलिना। ओके, नेक्स्ट आपका देखते हैं, एक से अधिक पायरिनोइड्स पाए जाते हैं। सिंपल है, यानी एक से ज़्यादा पायरिनोइड्स किस में पाए जाते हैं? वो तो आपके यूलोथ्रिक्स में भी पाए जाते हैं, स्पायरोगैरा में भी पाए जाते हैं, उडोगोनियम में भी पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इन सभी में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, जिसमें हमसे पूछा जा रहा है सभी शैवालों में है, यानी कि सभी शैवालों में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सभी शैवालों में पाई जाती हैं। फाइकोबिलिन्स और कैरोटीन, पर्णहरिम ए और पर्णहरिम बी। पर्णहरिम बी और कैरोटीन, तो जहाँ तक आपको याद है मैंने ऑडियो सेशन में भी आपको बताया था कि सभी प्रकार के जो शैवाल होते हैं उन सभी में एक चीज़ कॉमन पाई जाती है, जो है पर्णहरिम ए और कैरोटीन। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अब हम आपके अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस समूह में संवहन ऊतक का अभाव होता है? ठीक है, यानी कि जो वेस्कुलर टिश्यू है किस में अभाव होता है, किस समूह में? थैलोफाइटा में, आवृत बीजी में, टेरिडोफाइटा में, इन सभी में। तो देखिए सभी में तो नहीं हो सकता, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है थैलोफाइटा। तो थैलोफाइटा जो है, थैलोफाइटा में संवहन ऊतक जो होते हैं उनका अभाव होता है। अब हम देखते हैं आपके अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में हमसे कहा गया है थैलॉइड पादप काय होता है, यानी जो थैलॉइड पादप काय होता है वो कौन होते हैं? शैवालों का होता है, या कवकों का होता है, या ब्रायोफाइट्स का होता है? तो इनमें से सभी का होता है। तो इसका जो आंसर है वो इन सभी में होता है, थैलॉइड पादप काय जो होता है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आई होप अगर आपने जो ऑडियो सेशन मेरे डेली सुने हैं तो आप क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे, सभी क्वेश्चंस उसी में से फॉर्म किए गए हैं। थैलोफाइटा के सदस्यों के लैंगिक अंग प्राय होते हैं, यानी जो थैलोफाइटा के जो मेंबर्स हैं, जो सदस्य हैं, उनके जो लैंगिक अंग होंगे, यानी जो सेक्सुअल ऑर्गन होंगे, वो कैसे होते हैं? एक कोशिकीय होंगे या बहुकोशिकीय होंगे जिनके बाहर वर्दी आवरण पाया जाता है, एक या बहुकोशिकीय होंगे जिनके बाहर वर्दी आवरण पाया जाता है, एक कोशिकीय होंगे जिनके बाहर वर्दी आवरण पाया जाता है। तो सिंपल है, जो वर्दी आवरण तो नहीं है, तो थैलोफाइटा जो हैं उनके सदस्यों को जो लैंगिक अंग होंगे वो एक कोशिकीय होंगे। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपके ए हो जाएगा। अब हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी अगला प्रश्न देखते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कि प्रोटीन युक्त शैवाल हैं, यानी जो प्रोटीन युक्त शैवाल हैं वो कौन है? क्लोरेला, स्पायरोगायरा, ऑसिलेटोरिया, यूलोथ्रिक्स। अब ये तो पता ही होगा, बहुत ईजी है, जो प्रोटीन युक्त शैवाल है वो लोग क्लोरेला है। ठीक है, अब हम आपके नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया अगले प्रश्न में, अचल मोटी भित्ति वाले अलैंगिक बीजाणु कहलाते हैं सुप्त बीजाणु, अचल बीजाणु, गुरु बीजाणु, लघु बीजाणु। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सुप्त बीजाणु, क्योंकि जो मोटी भित्ति वाले अलैंगिक बीजाणु होंगे, अचल बीजाणु तो है नहीं, गुरु बीजाणु भी नहीं है, और लघुचल बीजाणु की तो मोटी भित्ति पाई नहीं जाती है, ना अचल होती है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होता है सुप्त बीजाणु, क्योंकि ये सुप्त बीजाणु जो है अचल होते हैं और मोटी भित्ति वाले ये अलैंगिक बीजाणु कहलाते हैं। अब हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी अगला प्रश्न देखेंगे, जिसमें हमसे पूछा गया है शैवाल क्षेत्र किसका गुण है, यानी जो शैवाल क्षेत्र है वो किसका गुण है? देखिए, साइकस की सामान्य जड़ों का बिल्कुल नहीं, ठीक है, पाइनस की जड़ों का ये भी बिल्कुल नहीं, साइकस की कोरलाइट जड़ों का
यस, जो शैवाल क्षेत्र है ये साइकस की कोरोलाइट जड़ों का गुण है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। इसके साथ हम अगला प्रश्न देखते हैं जिसमें हमसे पूछा गया है नीली हरी शैवाल में नीले तथा हरे वर्णक का संगठन रहता है तो नीले वर्णक को कहते हैं। यानी कि जो नीली हरी शैवाल हैं जिनमें नीले और जो हरे रंग का वर्णक होता है उसका जो संगठन पाया जाता है उसमें हम नीले वर्णक को क्या कहते हैं। आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको बताया था नीले वर्णक को हम फाइकोसाइनिन कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइकोसाइनिन। नीले जो वर्णक है उसको हम फाइकोसाइनिन कहते हैं। अब हम आपके अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। यस फ्रेंड्स, तो अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा शैवाल परपोषी होता है? वाउचरेरिया, सिफेलुरोस, बैट्रैकोस्पर्मम, पॉलीसाइफोनिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपके सिफेलुरोस। जो शैवाल है आपके जो परपोषी होता है, सिफेलुरोस एक शैवाल है जो कि ये परपोषी होता है। अगला प्रश्न देखते हैं जिसमें हमसे पूछा गया है स्पायरोगायरा की कोशिका में होता है। स्पायरोगायरा की कोशिका में क्या होता है? सबको पता है एक या अधिक हरित लवक पाए जाते हैं जिन पे कोई भी पायरोनोड नहीं पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें हमसे पूछा गया है स्पायरोगायरा की कोशिकाएं होती हैं एक केंद्रकीय, दो केंद्रकीय, बहुकेंद्रकीय, इनमें से कोई नहीं। तो स्पायरोगायरा की कोशिकाएं पूछी गई हैं जो आपके एक केंद्रकीय होती हैं। दो केंद्रकीय, बहुकेंद्रकीय तो मतलब ही नहीं है कोई, और इनमें से कोई नहीं तो पूरी तरीके से गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक केंद्रकीय। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की जिसमें हमसे पूछा गया है समुद्र की लाल लहरें होने का कारण क्या है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपने 12th स्टैंडर्ड पे पढ़ा होगा, बीएससी में भी पढ़ा होगा बॉटनी में। जो समुद्र की लाल लहरें हो जाती हैं उसका जो मुख्य कारण होता है वो होता है नीली हरी शैवाल। जो नीली हरी शैवाल होती हैं जिन्हें हम कहते हैं ट्राइकोडेस्मीसियस, ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम, ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम नीली हरी शैवाल, इनकी वजह से समुद्र की जो लहरें हैं वो लाल हो जाती हैं। अब हम देखते हैं आपके अगला प्रश्न। इसमें हमसे पूछा गया है साइनोफाइसी में होता है। जो साइनोफाइसी है उसमें क्या होता है? साइनोफाइसी जो है उसमें क्या होता है आपके सत्य केंद्रक, यानी कि आपको पता है ट्रू न्यूक्लियस व लवक दोनों ही इसमें अनुपस्थित होते हैं, प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ये मैंने आपको डेली ऑडियो सेशन में पूरा करा दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप उसे जब भी फ्री टाइम में हो एज ए म्यूजिक फॉर्म में आप सुन सकते हैं अपने स्टडी गैप में। पॉन्ड सिल्क किसका सामान्य नाम है? जो पॉन्ड सिल्क है यूलोथ्रिक्स का, स्पायरोगायरा का, वाउचरेरिया का, उडोगोमियन का। तो जो पॉन्ड सिल्क है जो सामान्य नाम कहलाता है वो स्पायरोगायरा का। स्पायरोगायरा का जो जनरल नेम है उसे हम पॉन्ड सिल्क भी कहते हैं। ठीक है, या जो पॉन्ड सिल्क है उसका जो पॉन्ड सिल्क है वो किसका सामान्य नाम है आपसे पूछ लिया जाए तो आप बता दीजिएगा स्पायरोगायरा का। अब स्पायरोगायरा में लैंगिक प्रजनन पाया जाता है। स्पायरोगायरा जो है उसमें लैंगिक प्रजनन कहाँ पाया जाता है? द्विविभाजन के थ्रू, विखंडी भवन के थ्रू या बीजाणु के थ्रू? नो, संयुग्मन के थ्रू। ओके, ये भी हम आपको पहले बता चुके हैं। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जिसमें हमसे पूछा जा रहा है फ्लोरिडियन स्टार्च किसमें पाया जाता है? जो फ्लोरिडियन स्टार्च है जिसे हम कहते हैं क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, मिक्सोफाइसी, साइनोफेज में। तो जो फ्लोरिडियन स्टार्च है ये पाया जाता है रोडोफाइसी में। नेक्स्ट आपका हम अगला प्रश्न देखते हैं अगार अगार प्राप्त किया जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू ऑल। अगार अगार जो है आपके, देखिए अगार अगार पूछा गया है किससे प्राप्त किया जाता है? गाइगेटिना से भी प्राप्त किया जाता है, जिलेडियम से भी होता है, ग्रेसिलेरिया से भी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इन सभी से। किस वर्ग के सदस्यों से आयोडीन प्राप्त की जाती है? जो आपके कौन सी क्लास के मेंबर हैं जिनसे आयोडीन प्राप्त की जाती है? हरे शैवाल से, लाल शैवाल से, भूरे शैवाल से, नीले हरी शैवाल से। तो जो आयोडीन है वो आपके किससे प्राप्त की जाती है? याद रखिएगा, आयोडीन प्राप्त की जाती है भूरे शैवाल से, जिन्हें हम ब्राउन एल्गी भी बोलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं समकोशिकीय सीनोसाइटिक शैवाल का उदाहरण है। जो सीनोसाइटिक है वाउचरेरिया, कारा, नॉस्टॉक, पॉलीसाइफोनिया। तो इसका करेक्ट आंसर है आपके वाउचरेरिया। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। स्पायरोगायरा के सूत्र होते हैं एक रेखीय तथा अशाखान्वित, एक रेखीय तथा शाखान्वित, बहुरेखीय तथा अशाखान्वित, बहुरेखीय तथा शाखान्वित। तो करेक्ट आंसर जो है इसमें आपके जो स्पायरोगायरा है उसके जो सूत्र होते हैं बेटा वो एक रेखीय तथा अशाखान्वित होते हैं। फ्रेंड्स, अब हम इसका
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी अगला प्रश्न देखेंगे, जिसमें हमसे पूछा गया है स्पायरोगाया पाया जाता है। स्पायरोगाया कहाँ पाया जाता है? देखिए सबको पता है ताजे एवं स्थिर जल में पाया जाता है, जहाँ जो पानी रुका हुआ होता है वहाँ आपके स्पायरोगाया पाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस में संचित प्रकाश संश्लेषी पदार्थ तेल होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपके ज़ैंथोफाइसी है। क्या है? ज़ैंथोफाइसी। अब हम देखते हैं आपके अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में पूछा गया है शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है। जो शैवाल हैं, जो एल्गी हैं, ठीक है, जो शैवाल हैं उनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सिंपल है, शैवाल, शाह से याद रखिए, सेलुलोज से। कभी भी काइटिन क्यूटिन की नहीं बनी होती, सुबेरिन की बनी नहीं होती, ऑलवेज सेलुलोज की बनी होती है। नीली हरी शैवाल में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। जो नीली हरी शैवाल हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है? क्रोमेटोफोर के द्वारा होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था, लैमेली क्रोमोप्लास्ट हरित लवक के द्वारा तो नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर इसका भी सी हो जाएगा, क्रोमेटोफोर के द्वारा होता है। अब हम देखेंगे आपके अगला प्रश्न, जिसमें हमसे पूछा गया है रोडोफाइसी शैवाल लाल रंग के होते हैं। तो जो रोडोफाइसी शैवाल हैं वो कैसे लाल रंग के होते हैं? क्यों होते हैं? क्योंकि हमको पता है इनमें फाइकोएरिथ्रिन आर पाया जाता है, जिसके कारण ये लाल रंग के होते हैं। ठीक है, तो इसका तो करेक्ट आंसर सी है, पता ही है आपको। अंकुरण के बाद स्पायरोगेरा के युग्माणु से क्या बनता है? 3 पौधे, 4 पौधे, 2 पौधे, 1 पौधे? सिंपल है, अंकुरण के बाद जो स्पायरोगेरा है उसके युग्माणु से क्या बनता है? मैंने आपको पहले ही बताया था, है ना। जो आपके स्पायरोगेरा है इसके युग्माणु से ऑलवेज एक पौधा बनता है। तो करेक्ट आंसर इसका डी है। अब हम देखते हैं आपके अगला प्रश्न। बरसात के दिनों में भूमि फिसलनदार हो जाती है। क्यों हो जाती है? नीली हरी शैवाल के कारण, मॉस के कारण, हरी शैवाल के कारण, ब्राउन शैवाल के कारण। सिंपल है, जो बरसात होती है, जो बारिश के दिन होते हैं, जो बारिश का सीजन होता है, जो मौसम होता है, उसमें जो भूमि होती है, ज़मीन होती है, वो फिसलदार हो जाती है। वो हो जाती है स्टूडेंट्स नीली हरी शैवाल के कारण। जो नीले हरे शैवाल हैं उसके कारण वो फिसलदार हो जाती है। तो ये थे आपके 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन थे पादप जगत में विविधता जो मैंने आपको कराए। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट में यानी पार्ट 2 में प्रश्न नंबर यानी प्रश्न 51 से प्रश्न 100 तक करेंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिए। और हाँ, एक चीज़ और है, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 50 तक आपको कितने क्वेश्चंस के खुद से आंसर आ रहे हैं आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। और उसके अलावा अगर आप मुझे कोई फीडबैक देना चाहते हैं, कोई भी आप मुझे अलग से बताना चाह रहे हैं ना, कोई फीडबैक देना चाह रहा है सेशन को कि मुझे इस चीज़ में सुधार करना चाहिए, या मुझे अभी मैंने जो आपको मैं बॉटनी का करा रहा हूँ GIC के लिए, उसके अलावा आप चाह रहे हैं कि मैं बायो वाले पोर्शन के भी इस तरीके से क्वेश्चंस लेके आऊँ, ठीक है, मैं डेली ऑडियो सेशन भी लेके आ रहा हूँ। उसके अलावा और भी आपको किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। उसके अलावा मुझसे जुड़ने के लिए जो डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, मेरा मेल एड्रेस, मेरा फेसबुक अकाउंट और सबसे मेन मेरा टेलीग्राम ग्रुप पर अभी भी, है ना, मैं डेली 4 PM पर एक लाइव क्विज कराता हूँ अकॉर्डिंग टू टॉपिक। ठीक है, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ अपनी नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम आपके नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे जिसमें मैं आपके 51 से 100 तक क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो प्लीज़ फ्रेंड्स सेशन को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और आपके जो फ्रेंड्स हैं जो सेम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि हमको पता है अब GIC एग्ज़ाम की डेट डिक्लेयर हो चुकी है, तो आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन मेरे साथ करेंगे उतने ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नाउ वी विल मीट इन अनदर।